दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड एक कमाल का साइकोलॉजिस्ट था जिसने स्पेशली अपने कंट्रोवर्शियल आइडियाज की वजह से बहुत शोहरत हासिल की। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने का फ्रॉइड का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारी पर्सनालिटी के हवाले से उसका मानना था कि हमारा माइंड एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा हमें नजरों के सामने नजर आता है। यह हमारा शऊरी जहन है, यानी कि कॉन्शियस माइंड। जो आइसबर्ग का 90% हिस्सा होता है वो तो हमें नजर ही नहीं आता, ठीक हमारे अनकॉन्शियस की तरह। अम्यूजिंग बात यह है कि ये अनकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हमारे अंदर गुस्से की, जेलसी की, नफरत की और तासुब जैसी फीलिंग्स का ताल्लुक हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ही होता है। इस लाशऊरी जहन का ताल्लुक हमारे बचपन से भी बहुत ज्यादा है। हमारा बचपन कैसा था, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, उनका हमारे साथ रवैया कैसा था, ये सब बड़े होकर हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करता है। यही बात स्टेफनी स्टाल ने अपनी इस किताब द चाइल्ड इन यू में एक्सप्लेन की है। वो लिखती हैं कि हर एक एडल्ट के अंदर एक बच्चा होता है। ये बच्चा अपने छोटे होते की ह्यूमिलिएशंस, शर्मिंदगी, लाचारी और बुरे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने की भरपूर कोशिश करता है। इसके साथ साथ बचपन में जो सिक्योरिटी और अप्रूवल उसको अपने पेरेंट्स या सोसाइटी से नहीं मिलता, वो उसको जवानी में हासिल करने की कोशिश करता है। इस बात को आप इस मिसाल से समझें। एक हस्बैंड और वाइफ हैं जिनका नाम है फरहान और आयशा। फरहान का मीटर शॉर्ट हो जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है जब भी आयशा उसकी पसंद की चीज भूल जाती है। रिसेंटली जब आयशा ग्रोसरी शॉपिंग करने गई तो वो फरहान के फेवरेट बिस्किट लाना भूल गई। बस इस ट्रिवियल सी बात ने फरहान को टिक ऑफ कर दिया एंड ही बिकेम फ्यूरियस विद रेज, जिसको उर्दू में कहते हैं गुस्से से आग बगोला हो जाना। आयशा ने सोचा कि यार इतनी छोटी सी बात पर ये शख्स इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ फरहान के लिए इट सीम्ड लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट वाज गोइंग ऑन? फरहान के गुस्से के पीछे क्या ये छोटा सा बिस्किट है या कोई और डीपली इंग्रेन्ड साइकोलॉजिकल रीजन है? आए इस बात को भी एक्सप्लोर करें। फरहान को इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब भी आयशा कोई चीज भूलती है, चाहे वो बिस्किट हो या कुछ और, तो उसके अंदर का बच्चा बेइज्जती फील करता है। ही फील्स डिसरिस्पेक्टेड एंड डिसरिगार्डेड। इसका ताल्लुक दोस्तों किसी बिस्किट से नहीं, बल्कि उसके बचपन के अंदर किसी इमोशनल वूंड से है। शायद बचपन में फरहान की अम्मी ने उसको इग्नोर किया हो या शी डिडंट टेक हिम सीरियसली, जिसकी वजह से इस किस्म का इमोशन उसके अंदर बिल्डअप होता गया। और जब भी कोई शख्स उसे इग्नोर करता है तो वही इमोशन ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से फरहान आग बगोला हो जाता है। दूसरी तरफ जो आयशा है वो सुपर सेंसिटिव है तनकीद यानी क्रिटिसिज्म को लेके, क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, अप्रिशिएट ही नहीं किया, हर बात पे टॉन्ट किया, नुक्ताचीनी की। यही इमोशन आयशा के अंदर बिल्डअप होता चला गया, जिसकी वजह से जब फरहान अगर कोई मामूली सी बात भी करता तो आयशा उससे लड़ती और गुस्सा करती। इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए फरहान और आयशा को यह समझना है कि उनके अंदर ये जो इमोशंस हैं ये ट्रिगर किस वजह से हो रहे हैं। उनके अंदर एक बच्चा है जो बचपन में शायद इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ या उसको इग्नोर किया गया। जब वो इस इमोशन को जान जाएंगे कि इसकी नींव क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, किस वजह से उनके अंदर ये इमोशन जो है जन्म लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बिहेवियर को सही कर लेंगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार पाएंगे। अब दोस्तों, दूसरी तरफ वो भी तो बच्चे हैं जिनका बचपन बेहतरीन गुजरा, हु हैड ऑल द प्रिविलेजेस। उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा लविंग थे। उनकी पर्सनालिटी पर उनके अंदर का बच्चा क्या इम्पैक्ट डालता है? शायद ऐसे बच्चे बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते जिंदगी में, या दे प्ले वेरी सेफ, या अपनी क्लोज फैमिली के अलावा वो किसी और पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। स्टेफनी स्टाल ये कहती हैं कि हर शख्स के अंदर ऐसे ही दो बच्चे होते हैं, एक है शैडो चाइल्ड और दूसरा है सन चाइल्ड। शैडो चाइल्ड का बचपन क्योंकि इतना अच्छा नहीं गुजरता, इसीलिए वो हेल्पलेस फील करता है, मूडी फील करता है, वीक फील करता है, सैड फील करता है और अक्सर औकात खामोश हो जाता है। इस तरह के बच्चे अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। लिहाजा बड़े होकर वो परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को दबा लेते हैं। सन चाइल्ड दूसरी तरफ फन लविंग होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऑनेस्ट होता है, टॉलरेंट होता है, म्यूजिक को पसंद करता है, फ्रेंड्स के साथ उठता बैठता है, अट्रैक्टिव होता है, लॉयल होता है और कॉन्शियंशियस होता है। यहाँ पर स्टेफनी किसी भी बच्चे की चार बहुत ही मेजर और बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की भी बात करती हैं, जिसमें सबसे पहली है नीड फॉर कनेक्शन। हर बच्चा अपने पेरेंट्स से कनेक्शन बनाना चाहता है, उसका लव, उसकी अटेंशन हासिल करना चाहता है।
लेकिन अक्सर औकात पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करके, निग्लेक्ट करके और अब्यूज करके उनकी इस कनेक्शन की नीड को मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी पर इंपैक्ट होता है। वो बड़े होकर रिलेशनशिप्स को समझ ही नहीं पाता, या उनको बिल्कुल ही अवॉइड करता है, या ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही क्लिंगी हो जाता है, यानी कि अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलायंट। अगली दो नीड्स को साथ ही कवर करते हैं, एंड दैट इज नीड फॉर ऑटोनॉमी एंड सिक्योरिटी। इस तरह का सिंड्रोम बहुत कॉमन है। अक्सर औकात पेरेंट्स ओवरली प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने बच्चों को ऑटोनॉमी नहीं देते, उनके ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही कड़ी नजर रखते हैं, यहां तक कि उनकी ऑटोनॉमी, उनकी सोच, उसको भी दबा लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूम ही नहीं हो पाती, वो नर्चर ही नहीं कर पाता। इसीलिए बड़े होकर वो दबा दबा फील करता है और अपनी एबिलिटीज के ऊपर भी डाउट करता है। और आखिरी साइकोलॉजिकल नीड है नीड फॉर प्लेजर। हर बच्चा अपने लेवल पर प्लेजर हासिल करने की कोशिश करता है। उसे मजा चाहिए, उसको कैंडीज चाहिए, उसको बिस्किट्स चाहिए, उसको चॉकलेट्स चाहिए, उसको हर वक्त अपनी मर्जी चाहिए। अब इसमें भी पेरेंट्स को बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। या तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ दे के बिल्कुल ही स्पॉइल कर देते हैं, या कुछ उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल ही सप्रेस कर देते हैं। दोनों सिचुएशन डेंजरस है, क्योंकि इससे बच्चे की पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। वो इंडल्जेंट हो जाता है और इनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। ज्यादातर इस तरह के बच्चे बड़े होकर ड्रग्स में पड़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे अंदर का जो बेचारा परेशान और इनसिक्योर शैडो चाइल्ड है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करता है, जिनको कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज। इनमें सबसे पहले है रिप्रेसिंग रियलिटी। इसका मतलब है असलियत से आंखें चुरा लेना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट ही ना करना, एक पैरेलल दुनिया में चले जाना, क्योंकि रियलिटी इतनी पेनफुल है कि उसको जितना अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है। हमारे अंदर का शैडो चाइल्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जिसको परफेक्शनिज्म कहते हैं। इस तरह के लोग डिफेंसिव होते हैं, वो किसी तरह का भी लूप होल नहीं छोड़ते, वो अपने आप को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी ओपन टारगेट्स, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अब चूंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसीलिए दे आर इन कांस्टेंट परसूट ऑफ देयर डिमांड्स। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो परफेक्शन हासिल हो ही नहीं पाती। परफेक्शन से ही जन्म लेती है ऑब्सेशन फॉर ब्यूटी एंड यर्निंग फॉर रिकग्निशन। हमारे अंदर का शैडो चाइल्ड इतना कमजोर होता है, इतना डिफेंसिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि वो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो छोटे से फ्लॉ के बारे में भी ऑब्सेस हो जाता है, इसीलिए अपने आप को हर वक्त परफेक्ट रखने की कोशिश करता है। ऐसे लोग ज्यादातर प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, कभी अपने स्किन की, कभी अपने बालों की, कभी अपने नाक की और कभी अपने होंठों की। अच्छा दोस्तों, खूबसूरत लगने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन जब ये खूबसूरत लगने की परसूट ऑब्सेशन बन जाए, दीवानगी बन जाए, पागलपन बन जाए, वहीं पे काम खराब हो जाता है। इसी तरह इस तरह के लोग रिकग्निशन के बड़े चाहत करते हैं, वो मशहूर होना चाहते हैं और अटेंशन के बहुत ख्वाह होते हैं। हर महफिल में उन्हें अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना होता है। इसके अलावा हमारे अंदर का शैडो चाइल्ड हमेशा पीस बना के रखना चाहता है, अमन चाहता है और ओवर एडजस्टमेंट पर बिलीव करता है। वो हर वक्त हर किसी को खुश रखना चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। इसी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए शैडो चाइल्ड की एक और स्ट्रैटेजी है, जिसको हेल्पर सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह के लोग हर वक्त दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं बल्कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए। यहां पर मैं सिर्फ बात समझाने के लिए मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने जो कुछ भी किया, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि क्या कमाल का टैलेंट था, क्या इंटेलिजेंट आदमी था। ये क्लिप देखें, इससे आपको हेल्पर सिंड्रोम समझने में आसानी होगी। मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा लूंगा। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें यसरनुल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा यसरनुल कुरान जब तुम्हें पढ़ जाएगा, जब तुम्हें अलिफ अलिफ बा पा ता ये सब आएगा तो पढ़ने के लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूं। हाँ मुझे आता है सिखाना। इस क्लिप में आपने सुना होगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपनी बेगम के बारे में कह रहे हैं कि मैं उनको ग्रूम करना चाहता था, उनको डेवलप करना चाहता था, उनको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। अब प्रॉब्लम हेल्पर सिंड्रोम वाले लोगों के साथ ये होता है कि वो अक्सर औकात ऐसे पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें फ्लॉज हो, और इवेंचुअली उनको मालूम भी होता है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं जिसमें शायद वो सक्सेसफुल ना हो पाए, और इवेंचुअली दिस लीड्स टू डिप्रेशन।
इसके अलावा हमारे अंदर का शैडो चाइल्ड हमें कंट्रोल फ्रीक बना देता है, अग्रेसिव बना देता है और नार्सिसिस्ट बना देता है। नार्सिसिज्म का मतलब है अपनी ही मोहब्बत में, अपने ही इश्क में मुब्तला हो जाना। आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है। सो दोस्तों, लास्ट में बात यह है कि आपको अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से अनटैंगल करना पड़ेगा। आपको अपनी रियलिटी खुद शेप अप करनी पड़ेगी। यू नीड टू रियलाइज कि आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पे मौजूद हैं। अगर आप उसको लेफ्ट टर्न करना चाहेंगे तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगी, अगर आप सीधा जाना चाहेंगे तो जिंदगी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। यू कैन ड्राइव इट द वे यू वांट टू। ऑब्जर्व योर नेगेटिव फीलिंग्स, रीशेप योर परसेप्शंस और अपने अंदर के बच्चे को अपने ऊपर हावी होने ना दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time दोस्तों, गुड बाय।